नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन स्टडी प्लस पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रिय दोस्तों, हम सबसे पहले पर्यावरण विज्ञान पढ़ रहे थे और कल हमने पर्यावरण विज्ञान का पहला पार्ट पढ़ा। आज हम पर्यावरण विज्ञान का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। तो पहले तो हम 1-2 मिनट में जो पिछला पार्ट है, पार्ट 1, उसके बारे में रिवीजन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा-सा देखते हैं। वैसे तो आपने पिछला वीडियो देखा ही होगा और जिन्होंने नहीं देखा, वो उसको एक बार देखें। पर्यावरण विज्ञान में सबसे पहला हमने देखा पर्यावरण शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, पर्यावरण के मूल तत्व कौन कौन से हैं, और फिर हमने देखा मूल तत्वों में वायुमंडल में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है, कितना परसेंटेज है। जैवमंडल क्या है? जैवमंडल वायुओं का एक समूह है, उसको जैवमंडल कहते हैं। फिर हमने वायुमंडल के विभिन्न मंडल पढ़े, शोभ, समताप, मध्य, आयन, वायुमंडल पढ़ा। फिर हमने इसमें देखा कि वायुयान संबंधी जो वायुयान संबंधी घटनाएं होती हैं वो कौन से मंडल में होती है? समताप मंडल में होती हैं। और जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती हैं। फिर हमने देखा कि ओजोन विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन मापने की इकाई डॉप्सन है। और आयन मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर पहुंचते हैं, क्योंकि इसमें आयनीय गुण पाया जाता है। वायुमंडल में हल्की गैसें होती हैं और उपग्रह संबंधी घटनाएं वायुमंडल में होती हैं। फिर आज का हमारा नया टॉपिक है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। पारिस्थितिक शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता अर्नेस्ट हैकल थे। और पारिस्थितिकी है क्या? पारिस्थितिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत एक तरफ समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य और दूसरी तरफ विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक जीवों के बारे में और उन जीवों का पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, ये पढ़ते हैं। और एक जीव का दूसरे जीव के बीच में क्या संबंध है, ये हम पढ़ते हैं किसमें? पारिस्थितिकी में। यानी एक जीव का दूसरे जीव के बीच में संबंध और जीवों का पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, वो हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकी में। तो ये पारिस्थितिकी जो शब्द है पहली बार दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। ऐसे हम पढ़ते हैं पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का प्रथम प्रयोगकर्ता ए टांसले थे। पारिस्थितिकी के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? अर्नेस्ट हैकल। और पारिस्थितिक तंत्र के प्रथम प्रयोगकर्ता थे ए टांसले। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की आधारभूत इकाई है और जिसके अंतर्गत जैविक अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यानी जैविक व अजैविक घटक हैं, उनके बीच में क्या जटिल क्रियाएं होंगी, वो हम पढ़ते हैं किसमें? पारिस्थितिक तंत्र में। और यह प्रकृति की आधारभूत इकाई है। और इस शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता थे ए टांसले। तो दोनों याद रखेंगे कि पारिस्थितिक शब्द यानी इकोलॉजी शब्द के प्रयोगकर्ता थे अर्नेस्ट हैकल और इकोसिस्टम के थे ए टांसले। तो आपने परिभाषा में भी देखा कि जैविक और अजैविक घटक, आपके दिमाग में आ रखा कि जैविक अजैविक घटक होते क्या हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के मूलतः 3 घटक होते हैं। एक तो अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स, ऊर्जा संगठक, एनर्जी कंपोनेंट्स। हम एक एक की बात करेंगे, अजैविक घटक की, फिर जैविक घटक की, फिर ऊर्जा संगठक की। सबसे पहले हम बात करते हैं अजैविक घटक। नाम से पता चल रहा है अजैविक यानी निर्जीव। निर्जीव वे निर्जीव अवयव जो जीव जंतु और पेड़ पौधों के जीवन के लिए जरूरी है, उनके उत्तरजीविता के लिए और प्रजनन के लिए जरूरी है। और इनके प्रभाव से उनके जीवन और प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। तो वो निर्जीव अवयव कौन कौन से हैं? वो निर्जीव अवयव हैं प्रकाश यानी तापमान सूर्य का, वायु, मृदा, जल और या आर्द्रता। यानी इन 4 मुख्य अजैविक घटक से जीव जंतुओं का जीवन निर्भर करता है, उनके प्रजनन क्षमता निर्भर करती है। तो ये अजैविक घटक हैं। और जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आते हैं। यानी ये कैसे जीव जंतु हैं, ये कैसे अवयव हैं? ये जीवित अवयव हैं। यानी जैविक घटक मूलतः 3 भागों में बांटा गया है कार्यात्मक आधार पर। कार्यात्मक आधार पर जैविक घटकों को 3 भागों में बांटा गया है: स्वपोषित संगठक, परपोषित संगठक, जैव अपघटक या वियोजक। जैव अपघटक को वियोजक भी कहते हैं। स्वपोषित नाम से स्व यानी अपना, पोषित यानी पोषण। जो अपना पोषण स्वयं करते हैं यानी जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषित संगठक। तो इसमें अपना भोजन स्वयं कौन तैयार करते हैं? हरे पेड़ पौधे करते हैं। हरे पेड़ पौधे कैसे करते हैं? हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में
पेड़ पौधे जल व कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो यह है, और इसमें उपस्थिति किसकी चाहिए, सूर्य की। तो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और इसमें हमने देखा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ये एक तरह की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये हम आगे पढ़ेंगे भी। और इसमें पेड़ पौधे में जो पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल, उसकी उपस्थिति में ये होता है। तो इसमें हमने देखा कि अपना भोजन कौन तैयार करता है, स्वपोषित संगठक। पर पोषित, पर यानी दूसरा, और पोषित जो पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, उनको परपोषित संगठक कहते हैं। परपोषित संगठकों को आहार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी जो पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं, यानी जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी जो मांस का सेवन करते हैं, जो अपना भोजन मांस के रूप में ग्रहण करते हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी जो पेड़ पौधों को भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और मांस को भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। तो आहार के आधार पर परपोषितों को, संगठक को 3 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब हमने देखा था कि जीवित अवयव में उत्पादक, उपभोक्ता और क्या बोलते हैं, अपघटक होते हैं। तो उत्पादक जो उत्पन्न करते हैं, उपभोक्ता जो उपभोग करते हैं, यानी जो उत्पादन कौन करते हैं, स्वपोषित संगठक क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो ये प्राथमिक उत्पादक हैं, और इन प्राथमिक उत्पादकों को ग्रहण करने वाले कौन हैं, शाकाहारी। तो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। और जो इन शाकाहारियों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो कौन कहलाता है, मांसाहारी। तो इनको क्या बोलते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। और ये जो शाकाहारी हैं, जो मांसाहारी के लिए भोजन है, तो ये इनके लिए क्या है, उत्पादक है। शाकाहारी मांसाहारी के लिए क्या है, उत्पादक है। तो शाकाहारी को क्या बोलते हैं, द्वितीयक उत्पादक। समझ में आ रही होगी बात। स्वयं संगठक हरे पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक, शाकाहारी को द्वितीयक उत्पादक लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता, और मांसाहारी को द्वितीयक उपभोक्ता। तो आहार के आधार पर हमने देखा शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। लेकिन हम परपोषित संगठकों को जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर भी बांटते हैं, और जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषित संगठकों को 3 भागों में बांटा गया है, परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संभोजी। परजीवी, पर यानी दूसरा, जीवी जो दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं, यानी वे जंतु जो अपने पोषण हेतु दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं। याद रखेंगे, जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं। मृत यानी मरा हुआ, यानी जो मरे हुए पेड़ पौधे और मरे हुए जीव जंतुओं पर निर्भर करता है। वे जंतु जो मृत पौधों तथा मृत जंतु से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों को आहार के रूप में ग्रहण करते हुए क्या कहलाते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं, जिनमें एग्जाम्पल है कवक, बैक्टीरिया आदि। प्राणी संभोजी वे जंतु जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राणी संभोजी। और सभी बड़े जंतु इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो इसे बोलते हैं प्राणी संभोजी, जैसे हाथी हुआ, मनुष्य हुआ आदि। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, जैव अपघटक या वियोजक, डिकम्पोजर्स। यानी ये अपघटक, अपघटक यानी तोड़ना। जैसे केमिस्ट्री में आप अभिक्रिया पढ़ोगे, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, तो वो क्या होता है, टूटता है। अपघटन का मतलब है टूटना। संयोजक, 2 शब्द है, संयोजक और एक शब्द है वियोजक। संयोजक यानी जोड़ना, वियोजक यानी टूटना। यानी जैव अपघटक या वियोजक ये जटिल जैविक पदार्थों का अपघटन कर उन्हें सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे कोई जंतु मर गया है या कोई पेड़ पौधा है, तो उसको छोटे छोटे सरल अणुओं में उसको तोड़ा जाता है। यानी ये जटिल जो जैविक पदार्थ हैं, उनका अपघटन कर उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इन सरल रूपों को फिर हरे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। और जैव अपघटक को 2 भागों में बांटा गया है, अप्रतिकारी और दूसरा कवक व बैक्टीरिया। अप्रतिकारी क्या होता है, जो मृत जो जीव है या मृत जीव है, उसके बड़े टुकड़ों का उपभोग करते हैं। और जैसे केचुआ हुआ आपका, दीमक हुई, गिद्ध हुआ, जैसे कोई भी जीव जंतु मर गया है, तो उसका बड़े बड़े टुकड़ों का तो उपभोग कौन कर लेते हैं, ये अप्रतिकारी। और जो बाद में बचा हुआ है उसको सरल रूपों में तोड़ देते हैं कौन, कवक बैक्टीरिया। यानी अपघटन की प्रक्रिया को शुरू करता है कवक बैक्टीरिया, और
बड़े टुकड़ों का उपभोग करते हैं कौन? अपरदकारी। यानी अपरदकारी जो हैं वो अपघटित कार्बनिक पदार्थों का पाचन व अवशोषण शरीर के अंदर करते हैं और कवक और बैक्टीरिया अपघटन हेतु एंजाइम को प्रयोग करते हैं। तो एक नोट बना के हमने बात ली कि जैव अपघटक क्या है? जैव अपघटक सर्वाहारी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हरे पेड़ पौधे व जंतुओं को अपघटन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी आहार के रूप में प्राप्त करते हैं। पारितंत्र में कार्बन पदार्थों के पुनर्चक्रण हेतु जैव अपघटक महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमने बात की जैव अपघटक के बारे में। अब हमारा तीसरा जो कंपोनेंट बचता है वो है एनर्जी कंपोनेंट, ऊर्जा संघटक। ऊर्जा संघटक ऊर्जा संघटक एनर्जी कंपोनेंट। देखिए प्रकृति में जो ऊर्जा का सोर्स है वो क्या है? सूर्य। सूर्य से जो ताप है वो विकिरण विधि से पृथ्वी पर पहुंचता है। ऊष्मा की तीन विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो सूर्य से पृथ्वी पर जो ताप पहुंचता है वो कौन सी विधि से पहुंचता है? विकिरण विधि से। और किस रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पहुंचता है, जिसे आप सौर ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर ऊर्जा को सूर्य ताप या सौर विकिरण भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और पृथ्वी पर सूर्य के जो ताप है वो कौन सी विधि से पहुंचता है? विकिरण विधि से। लेकिन जो वायुमंडल जो गर्म होता है वो कौन सी विधि से होता है? संवहन विधि से गर्म होता है, ये याद रखना आपको। तो ऊर्जा संबंधित एक नियम है लिंडमैन का ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम। यानी इन्होंने कहा कि प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर के पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। समझते हैं कैसे? सूर्य सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा। और उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय को तृतीय उपभोक्ता। यानी सूर्य का यदि 100% एनर्जी है तो वो वहां पर आएगी 10% कौन लेते हैं? हरे पेड़ पौधे। यदि मान लिया कि हरे पेड़ पौधों के पास में कितनी एनर्जी है? 1% एनर्जी है, और उसका 10% कौन लेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता, 0.1% पहुंचेगी। और फिर प्राथमिक उपभोक्ता का जो एनर्जी है उसका, यानी एनर्जी कितनी है? 0.1%। इसका 10% कौन लेंगे? द्वितीय उपभोक्ता, यानी 0.01%। ऐसे ही आगे होगी। यानी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर, यानी निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पर ऊर्जा का केवल 10% प्रवाह होता है। ये आपको याद रखना है। ये बात कही है लिंडमैन ने। यानी पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को जो प्रभावित करने वाला सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है? सूर्य ताप। यानी सूर्य ताप ज्यादा होगा तो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता भी क्या होगी? ज्यादा। और उत्पादकता ज्यादा होगी तो वहां पर जीवों की विविधता भी क्या होगी? ज्यादा। तो हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश वहां, और 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वहां मकर रेखा। तो सूर्य इनके बीच में रहता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में। तो यहाँ पर सूर्य ताप ज्यादा है। सूर्य ताप ज्यादा है तो यहाँ पर जैव विविधता भी क्या है? ज्यादा। तो याद रखेंगे। और हमने नोट बना के देखा है कि उच्च पोषण स्तरों के जीवधारियों में श्वसन के द्वारा ऊष्मा ह्रास अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि उच्च जो पोषण स्तर हैं वहां उनके जीवधारियों में श्वसन के द्वारा ऊष्मा का ह्रास क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हमने देखा था कि श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। और प्रकाश संश्लेषण है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण है कितने प्रतिशत होता है? तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10% हो सकता है, जो लिंडमैन ने कहा। और जो सूर्य से जो पृथ्वी पर जो सूर्य ताप पहुंचता है वो कौन सी विधि से पहुंचता है? विकिरण विधि से। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा पारिस्थिति क्या है, यानी इकोलॉजी। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र के घटक पढ़े, जिसमें अजैविक घटक पढ़े, जैविक घटक पढ़े। उनको बांटा हमने, स्वपोष संघटक, परपोषित संघटक। और फिर उसके बाद में जैव अपघटक, वियोजक पढ़ा। और उसके बाद में हमने अंतिम हमारा कंपोनेंट पढ़ा एनर्जी कंपोनेंट, ऊर्जा संघटक। और उसमें हमने 10% लिंडमैन का नियम पढ़ा ऊर्जा स्थानांतरण का। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप इसी तरह हम मेरा ये चैनल देखते रहिए। हम एक एक सब्जेक्ट को ऐसे कंप्लीट करेंगे। और अपने कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, सब सब्सक्राइब कीजिए। और
इसी के साथ मैं आपको जय हिंद, जय भारत।